गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग पहले वीडियो में गति और गति की अवस्थाओं को देखा, आज हम उसके आगे गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन का अध्ययन करेंगे, जिसमें गति के प्रकार में हम जानते हैं कि गति कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है रेखीय गति। रेखीय गति अर्थात यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में, यदि कोई वस्तु जैसे कि कोई गतिमान वस्तु है, एक सीधी सरल रेखा में अगर गति कर रही है, ए से बी की ओर अगर जा रही है, तो वह रेखीय गति कहलाती है। जैसे यहाँ पर इसका देखेंगे, परिभाषा देखेंगे। यदि कोई गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है या गति करती है, तो इसे रेखीय गति या स्थानांतरीय गति कहते हैं। जैसे चलती हुई कार, पेड़ से गिरता फल, ट्रेन की गति आदि, ये सब रेखीय गति हैं। दूसरा है अनियमित गति। यदि कोई गतिमान वस्तु निरंतर अपनी दिशा बदलती हो, जैसे कोई गतिमान वस्तु है, यहाँ से ए से गया बी, बी से सी, सी से डी, मतलब इसका कोई गति नियमित नहीं है, कभी इधर कभी उधर वह गति करती रहती है। इसका कोई सिस्टमैटिक, इसका कोई टाइमिंग नहीं है कि कितने टाइम में किस दिशा में किस ओर जाएगी, ये अनियमित है। यानी कि यदि कोई वस्तु निरंतर अपनी दिशा बदलती रहती है, तो ऐसी गति अनियमित गति कहलाती है। इसकी परिभाषा देखेंगे। यदि कोई गतिमान वस्तु अपनी दिशा निरंतर बदलती रहती है, तो यह गति वस्तु की अनियमित गति कहलाती है। जैसे फूलों पर मंडराने वाली तितलियों की गति। तितलियां जैसे फूल पर एक दिशा में नहीं मंडराती हैं, वह आगे पीछे ऊपर नीचे अनियमित रूप से गति करती रहती हैं, अतः तितलियों की गति अनियमित गति कहलाती है। इसके बाद है गति में अगला प्रकार दोलन गति। दोलन गति क्या होते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। यदि कोई गतिशील वस्तु अपने मार्ग से इधर उधर, इधर जाती है, इधर जाती है, अपने मार्ग से किसी नियत बिंदु के इधर उधर, एक बिंदु है, इस बिंदु ए से बी की ओर, फिर वापस लौटकर सी की ओर, इस प्रकार से गति बार बार करती रहती है। इसको हम दोलनीय गति या कंपन गति भी कहते हैं। इसकी परिभाषा देखेंगे हम लोग। यदि कोई गतिशील वस्तु अपने मार्ग के किसी नियत बिंदु, अर्थात इस नियत बिंदु अर्थात यहाँ पर जो दिखाया गया है ए नियत बिंदु है, इस नियत बिंदु के इधर उधर बी की ओर और सी की ओर इधर उधर गति करती है, तो यह गति वस्तु की दोलनीय गति कहलाती है। दोलन गति के उदाहरण जैसे कि सरल लोलक की गति, झूले की गति इत्यादि दोलन गति के उदाहरण हैं। इसके बाद आपका अगला आता है
वृत्तीय गति या घूर्णन गति जिसको हम कहते हैं। अब वृत्तीय गति क्या होती है? यदि कोई गतिमान वस्तु वृत्तीय पथ पर, एक वृत्ताकार कोई पथ है, किसी वृत्तीय पथ पर घूमती है तो यह गति वस्तु की वृत्तीय गति कहलाती है। इस वृत्ताकार पथ पर यदि वह वस्तु लगातार गति करती रहे तो उस वस्तु की गति वृत्तीय गति कहलाती है। देखेंगे जैसे आप परिभाषा, यदि कोई गतिमान वस्तु वृत्तीय पथ पर घूमती है तो यह गति वस्तु की वृत्तीय गति या घूर्णन गति कहलाती है। जैसे लट्टू की गति, पृथ्वी की गति आदि। नेक्स्ट है एक समान वृत्तीय गति। अब थोड़ा यहाँ पर वृत्तीय गति और एक समान वृत्तीय गति में थोड़ा सा अंतर समझ लेंगे। जैसा कि आपने देखा वृत्तीय गति क्या होती है कि कोई गतिमान वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर, इस वृत्तीय पथ पर समान समय अंतराल में, यानी समान समय में या समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, निश्चित दूरी कोई उसकी टाइमिंग फिक्स हो, समान डिस्टेंस तय करने में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, यह एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। अर्थात सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो घूमती है उसका घूमने का समय निश्चित है, यानी कि 365 दिनों में पृथ्वी सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाती है। अर्थात वो समान समय में समान गति वह यानी समान दूरी तय करती है। इस प्रकार से उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। लेकिन वृत्तीय गति या घूर्णन गति में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि समान समय में ही समान दूरी तय करे, यही थोड़ा अंतर है। तो देखेंगे परिभाषा इसकी, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है, जिसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। गति के प्रकार के बाद हमें इस चैप्टर में दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण इत्यादि राशियों को पढ़ना है। तो इन राशियों को पढ़ने के पहले हमें कुछ भौतिक राशियों के बारे में जानना आवश्यक है। पहले भौतिक राशियां होती क्या हैं? भौतिक राशि के अंतर्गत हम उन राशियों को कह सकते हैं जिनमें एक संख्या द्वारा व्यक्त करने तथा उसको प्रत्यक्ष रूप से मापने के लिए किया जाता है। अर्थात भौतिक राशि वे सभी राशियां जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। जिसे कि किसी लंबाई को ए से बी के बीच की दूरी कह लें या इसकी लंबाई नापनी है तो प्रत्यक्ष फिजिकली रूप से हम इसको स्केल से माप सकते हैं। मान लिया यह दूरी 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसको हम संख्यात्मक मान 2 से और उसके एक मापक यानी मापन के मात्रक के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से जो दूरी है इसको हम माप सकते हैं। यही आपकी भौतिक राशि कहलाती है। तो इस प्रकार की राशियां 2 प्रकार की होती हैं, यानी भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। पहला है अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज़, और दूसरा है सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज़।
तो इनका अध्ययन करने के पश्चात ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनके बिना हम विस्थापन, दूरी में अंतर या फिर चाल और वेग में अंतर या फिर त्वरण को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम आगे देखते हैं। पहले अदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है? जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण ही से वह राशि व्यक्त हो सकती है, उसको हम अदिश राशि, अर्थात इसमें दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि कोई दूरी है, अगर हमको जानी है ए से बी, फिर बी से सी, सी से डी, तो इस किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी अर्थात ए बी की लंबाई, फिर बी सी की लंबाई और फिर सी डी की लंबाई को हम मापते हैं। तो ये दूरी, इसमें दिशा किस ओर गई, पूरब गई, पश्चिम गई, इससे कोई मतलब नहीं है, दिशा से कोई मतलब नहीं है। कुल लंबाई को जोड़ने के पश्चात जो हम व्यक्त करते हैं मात्रक के रूप में, वही हमारी भौतिक राशि के अंतर्गत अदिश राशि कहलाती है। तो इस भौतिक राशि को हम साधारण जोड़, गुणा, भाग के द्वारा इसको हम हल कर सकते हैं। इनकी परिभाषा हम देखेंगे अदिश राशि की। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, दाब, कार्य। इसके अतिरिक्त जैसे कि शक्ति है, ऊर्जा, विद्युत धारा, विद्युत विभव, इस तरह के अनेक राशियां हैं जो कि अदिश राशियां हैं। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, अतः इसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। इसके बाद अगला प्रकार है सदिश राशि। सदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यक होती है। जैसे ए से बी तक कोई वस्तु गया और बी से फिर पुनः सी तक गया, तो अब ये होता है कि तो वस्तु यानी व्यक्ति की ये अंतिम दूरी, इसको हम कह सकते हैं दूरी नहीं, इसको हम कह सकते हैं विस्थापन, यानी कि अंतिम स्थिति तो कितनी दूरी पर है, अर्थात कितना इसका विस्थापन हुआ, ए से सी तक की दूरी को हम ज्ञात करते हैं। यानी कि इसकी लंबवत दूरी या इसकी सीधी जो दूरी होती है, इसमें दिशा भी होती है कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की लंबवत दूरी ही उसकी विस्थापन कहलाती है, अर्थात इसमें दिशा का भी होना आवश्यक हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि अर्थात वेक्टर क्वांटिटीज। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, परिमाण की और दिशा की दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल है, विद्युत क्षेत्र है, आवेग, भार, संवेग आदि, ये सभी सदिश राशियाँ हैं। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, इन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। अब इसके आगे हम लोग आगे दूरी और विस्थापन, चाल, वेग, इन सब का परिभाषा और इनके बीच में अंतर, इसका अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।